नमस्कार विद्यार्थियों। ऊष्मागतिकी भौतिकी की क्लास चल रही है और इस वीक में जितने भी इस बुक थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे इस वीक में सैटरडे तक, उस में से लास्ट डे आपको सैटरडे को असाइनमेंट दिया जाएगा जिसको कि आपको सॉल्व करना है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। आज का जो टॉपिक है वो है, मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको ऊष्मागतिकी फलन थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस, कि किस तरह से किसी सिस्टम का कोई संवितरण फलन है, पार्टीशन फंक्शन है, और उस पार्टीशन फंक्शन से थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस में कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है माध्य ऊर्जा, मेन एनर्जी। मेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए माना कि एक गैस परमताप T पर साम्यावस्था में है, यानी एक गैस का जो ताप है वो कांस्टेंट है। साम्यावस्था का मतलब जो कि चेंज नहीं हो रहा है। तो वह गैस जो है वो परमताप T पर साम्यावस्था में है और इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से जो एक अणु है उसको हमने एक सिस्टम मान लिया है, लघु निकाय, और यह है T ताप पर ऊष्मा भंडार के उसमें संपर्क में है। ये जो गैस सिस्टम है ये किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में है। तो ऊर्जा EI की किसी अवस्था I में अणु के होने की प्रायिकता, जैसे कि पिछले वाले क्लास में बताया था कि किसी ith स्टेट में जिसकी की ऊर्जा EI है में सिस्टम के होने की जो प्रायिकता है वो दी जाती है PI बराबर e⁻⁻β EI अपॉन समेशन और I e⁻⁻β EI। ये है लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था। तो ये हमने यूज कर लिया कि यह जो अणु है यानी लघु निकाय अणु है, इस अणु के ith स्टेट में जिसकी की ऊर्जा EI है होने की जो प्रायिकता है वो समीकरण नंबर 1 के द्वारा दी जाती है। अब कोई राशि है y, किसी अवस्था में उसका मान है yi, तो y का जो मीन वैल्यू है, मध्य मान है, वो दिया जाता है y बार बराबर समेशन PI yi, यानी उस स्टेट में उस राशि के मान को प्रायिकता से गुणा करने पर उस राशि का मध्य मान प्राप्त हो जाता है। तो जो कि होगा y बार बराबर समेशन yi e⁻⁻β EI अपॉन समेशन I e⁻⁻β EI। अब इस जो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को निकालना है वो है मेन एनर्जी। तो यहाँ पर y की जगह हमारे पास में जो राशि है वो आ गई E। तो E बार बराबर समेशन PI EI बराबर समेशन EI PI का मान हमें समीकरण नंबर 1 से रखा, तो समेशन EI e⁻⁻β डिवाइडेड बाय समेशन I और I e⁻⁻β EI, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, जहाँ पर कि जो समेशन e⁻⁻β EI है वो पार्टीशन फंक्शन कहलाता है, जो कि हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था। तो z बराबर, जिसको कि z से डिनोट करते हैं, तो z पार्टीशन फंक्शन जो है उसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब पार्टीशन फंक्शन z का यदि बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो डेल z अपॉन डेल बीटा बराबर माइनस साइन e⁻⁻β EI का अवकलन करेंगे तो बीटा के सापेक्ष तो EI आगे आ जाएगा और e⁻⁻β EI और माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 4 बन गई। अब इस समीकरण नंबर 2 में, जो समीकरण नंबर 2 है माध्यमान्य ऊर्जा का, इस समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से मान रखने पर तो E बार बराबर हो जाता है, समीकरण नंबर 2 में मान रखा डेल z अपॉन डेल बीटा, समीकरण नंबर 4 से मान रख दिया तो माइनस में आ गया, और अपॉन में है पार्टीशन फंक्शन तो इसकी वैल्यू हो गई -1 अपॉन जेड डेल z अपॉन डेल बीटा, और 1 अपॉन जेड डेल z अपॉन डेल बीटा को हम लिख सकते हैं
एल एन जेड का बीटा के सापेक्ष अवकलन। एल एन जेड का बीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/z डेल जेड अपॉन डेल बीटा, माइनस साइन एज इट इज आ गया। तो इसको देते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 जो है, अब इसको जो डेल अपॉन डेल बीटा है उसको टेम्परेचर की टर्म्स में लिख सकते हैं। ई बार बराबर माइनस डेल अपॉन डेल टी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो बच गया नीचे डेल बीटा, और डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड डेल टी अपॉन डेल बीटा। बीटा बराबर होता है 1/kt, और बीटा का टी के सापेक्ष अवकलन करें डेल बीटा अपॉन डेल टी बराबर होता है -1/kt स्क्वायर। 1/t का आ जाएगा -1/t², और टी के सापेक्ष अवकलन 1 आ गया इसका मान। तो डेल बीटा अपॉन डेल टी का मान यहाँ पर जो आया है हमारे पास में माध्य ऊर्जा का मान, इसमें डेल अपॉन डेल बीटा का मान हम रखते हैं। डेल बीटा अपॉन डेल बी का मान रखने पर ई बार बराबर माइनस डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड इंटू डेल अपॉन डेल बीटा की वैल्यू रखी, डेल बीटा अपॉन डेल टी माइनस के टी स्क्वायर, यहाँ पर है डेल टी अपॉन डेल बीटा, तो इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस के टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से समीकरण नंबर जो 6 हैं वो अणुओं की माध्य ऊर्जा आ जाती है। ई बार बराबर के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। इसको पार्टीशन फंक्शन से प्राप्त किया गया है, और ये अणु की माध्य ऊर्जा है। प्रति मोल कुल ऊर्जा निकालना चाहे तो इस माध्य ऊर्जा को अवगाद्रो संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो E0 बराबर n ई बार, n जहाँ पर अवगाद्रो संख्या है, अवगाद्रो नंबर, तो n के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। तो ये आती है किसी निकाय में अणु की माध्य ऊर्जा पर मोल। अब हम दूसरा ऊष्मागतिकी फलन जो है वो है ऊष्माधारिता, जिसको हम निकालेंगे। ऊष्माधारिता जैसे कि हम जानते हैं हीट कैपेसिटी जिसको कहते हैं। हीट कैपेसिटी दो तरह की है, एक तो होती है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और एक होती है स्थिर आयतन पर। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम Cp बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P, और सेकंड वाली जो है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के लिए Cv डेल ई बार अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। ये दो तरह की ऊष्माधारिता हैं। हमें यहाँ पर जो गैस पार्टिकल हैं उनके लिए जो हीट कैपेसिटी है वो Cv निकालनी है। तो पर मोल स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को हम अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मोल हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो Cv बराबर n डेल ई बार अपॉन डेल टी V। यानी कि समीकरण नंबर 6 में जो माध्य ऊर्जा आई है उस माध्य ऊर्जा का ताप के सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसमें मान रख देंगे Cv में। तो Cv में समीकरण नंबर 5 से मान रखा तो n डेल अपॉन Cv बराबर n डेल अपॉन डेल टी, ब्रैकेट में ई बार का मान रख दिया हमने डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड माइनस ई बार का ये वाला बीटा के टर्म्स में जो मान है वो रख दिया हमने समीकरण नंबर 5 से, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। इसका मान रखने पर अब यहाँ पर जो इस ब्रैकेट में जो राशि है उसका टी के सापेक्ष अवकलन है। अब हम इसको बीटा के टर्म्स में यदि लिखना चाहें तो Cv बराबर n डेल अपॉन डेल बीटा, ब्रैकेट में माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, और बीटा लिख दिया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे डेल बीटा और नीचे आ जाएगा डेल टी। तो Cv बराबर n और ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड डेल बीटा अपॉन डेल टी। डेल बीटा अपॉन डेल टी की जैसे ऊपर जो वैल्यू कैलकुलेट करी है हमने इसी पेज पर ऊपर डेल बीटा अपॉन डेल टी का मान जो है वो -1 अपॉन के टी स्क्वायर, -1 अपॉन के टी स्क्वायर इसका मान रखा है यहाँ पर। तो जो Cv का मान है Cv बराबर आ जाएगा n अपॉन के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड, जिसको कि हम समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। तो ये है हीट कैपेसिटी
पार्टीशन फंक्शन से किस तरह से निकाली जाती है। तो हीट कैपेसिटी का जो मान आया है वो समीकरण नंबर 7 है। इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन कौन सा हो गया, हीट कैपेसिटी। अब हम निकालना चाहते हैं एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। एंथैल्पी, जो मोलर एंथैल्पी होती है, H बराबर अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया N ई बार प्लस पी वी। एंथैल्पी होती है वो ई बार प्लस पी वी है, जैसे कि हम जानते हैं। तो एंथैल्पी H बराबर N से मल्टीप्लाई कर दिया इसको अवोगाद्रो संख्या से, तो ये मोलर एंथैल्पी हो गई। तो H बराबर N ई बार प्लस N के टी, और पर मॉलिक्यूल पी वी बराबर होता है के टी, तो ये पी वी का जगह रख दिया के टी, तो H बराबर हो गया N ई बार प्लस N के टी। और समीकरण नंबर 6 से ई बार का मान रखा। समीकरण नंबर 6 से ई बार का मान रखने पर ई बार बराबर के टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 6 इस पेज पर अणु की माध्य ऊर्जा जो है जेड पार्टीशन फंक्शन के रूप में के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड, ये यहाँ पर मान रखा हमने। तो समीकरण नंबर ये H बराबर आ जाएगा एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड प्लस एन के टी दोनों जो H बराबर है इसमें दोनों जो टर्म्स में है एन के टी कॉमन आ रहा है, एन के टी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बच गया। सेकंड वाली टर्म में तो 1 बच गया, और जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें टी डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड, जिसको कि समीकरण नंबर 8 नाम दे दिया गया है। और ये समीकरण जो 8 है वो एंथैल्पी है, मोलर एंथैल्पी है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन जेड के पद के रूप में प्रति मोल एंथैल्पी का मान। अब जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है न्यू एंट्रोपी, वो एंट्रोपी किस तरह से निकाली जाती है पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में। तो एंट्रोपी को निकालने के लिए पार्टीशन फंक्शन, जैसे कि हमें पता है जेड बराबर होता है समेशन आई के पावर माइनस बीटा ई आई, जहाँ बीटा बराबर क्या है 1 अपॉन के टी, ई आई है उस स्टेट की एनर्जी, ith स्टेट की एनर्जी, और सभी स्टेट्स पर यदि समेशन कर दे तो वो उसका संवितरण फलन यानी पार्टीशन फंक्शन बन जाता है। अब ऊर्जा प्रास E तथा E प्लस डी के मध्य अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या को ओमेगा E से डिनोट कर दे, और सभी ऊर्जा अवस्थाओं के लिए E की पावर माइनस बीटा E नियत रहता है, यानी जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के लिए जो ई की पावर माइनस बीटा ई फलन है उसका मान नियत रहता है। तो इस ऊर्जा प्रास में स्थित अवस्थाओं के लिए फलन का योग ओमेगा ई की पावर माइनस बीटा ई होगा, यानी ओमेगा ई तो आ गया संख्या, नंबर ऑफ स्टेट्स, और एक स्टेट में जो एनर्जी है वो फलन है वो ई की पावर माइनस बीटा ई है। तो ये टोटल जो फलन का योग है वो ऊर्जा प्रास में स्थित अवस्थाओं की संख्या को डिनोट करता है, ओमेगा ई की पावर माइनस बीटा ई। तो जेड पार्टीशन फंक्शन है यहाँ पर समेशन आई की पावर माइनस बीटा ई आई बराबर समेशन ई ओमेगा ई की पावर माइनस बीटा ई, और ओमेगा ई इस वाले जो पार्टीशन फंक्शन का जो मान आया है अभिगम्य अवस्थाओं के रूप में, ओमेगा ई तो है इंक्रीजिंग फंक्शन, और जो ई की पावर माइनस बीटा ई है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर एक फलन ऊर्जा का मान बढ़ने पर, यहाँ पर देखिए ग्राफ में ओमेगा ई की पावर माइनस बीटा ई और ई के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे ई का मान बढ़ता जाता है ओमेगा ई की पावर माइनस बीटा ई का मान भी बढ़ता जाता है, और एक माध्य ऊर्जा पर ई बराबर ई बार पर इसका मान, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन हैं, इसलिए इसका मान एक विशिष्ट मान प्राप्त होता है, उच्चतम मान, फिर उसके बाद वापस डिक्रीज होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा ई और ई की पावर माइनस बीटा ई जो मान है वह उसका मान मैक्सिमा प्राप्त होता है ई बराबर ई बार पर। तो जेड बराबर ओमेगा, यदि हम यहाँ पर समेशन हटेगा कब, जब ई का मान ई बार पर, ई की जगह ई बार रख देंगे तो एक पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू फिक्स प्राप्त हो गई। तो जेड बराबर आ जाता है ओमेगा ई बार ई की पावर माइनस बीटा ई बार। अब इसका लॉग एल एन ले लेते हैं दोनों तरफ,
ln z बराबर ln ओमेगा ई बार माइनस बीटा ई बार। ln ओमेगा ई इस तरफ ले लें, ई बार इस तरफ ले लें लेफ्ट हैंड साइड में, और बीटा ई बार जेड की साइड में आ जाएगा। तो ln ओमेगा ई बार बराबर ln जेड प्लस बीटा ई बार। इसको समीकरण नंबर 9 दे देते हैं। अब जो एंट्रोपी की परिभाषा है वह है S बराबर K ln ओमेगा ई। अभिगम्य अवस्थाओं के लघुगुणक के समानुपाती होती है एंट्रोपी किसी निकाय की। तो ऊष्मागति की निकाय की जो एंट्रोपी है वो S बराबर K ln ओमेगा ई बार से दी जाती है। तो ln ओमेगा ई बार का मान समीकरण नंबर 9 से रखने पर S बराबर K ln जेड प्लस बीटा ई बार। K को इस ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो S बराबर आता है K ln जेड प्लस K बीटा ई बार। और माध्य ऊर्जा का मान हम निकाल चुके हैं, जिसका कि मान आता है ई बार बराबर के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ln जेड, और बीटा का मान है 1 अपॉन के टी। तो यहाँ पर माध्य ऊर्जा का मान रखने पर इस एंट्रोपी वाली इक्वेशन में माध्य ऊर्जा ई बार का मान रखने पर S बराबर आता है K ln जेड प्लस K बीटा की वैल्यू रखी 1 अपॉन के टी, और ई बार का मान रखा के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ln जेड। तो एंट्रोपी की वैल्यू आ गई K ln जेड प्लस K से K कट हो गया और T से T कट हो गया, तो के टी डेल अपॉन डेल टी ln जेड। ये है एंट्रोपी। और एंट्रोपी पर मोल यदि निकालना है तो इस पूरी इक्वेशन को, जो S बराबर ये इक्वेशन निकली है, इस इक्वेशन को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देते हैं तो पर मोल एंट्रोपी आ जाएगी। तो S बराबर कैपिटल N ब्रैकेट K ln जेड प्लस के टी डेल अपॉन डेल टी ln जेड। ब्रैकेट में दोनों जो टर्म्स हैं इसमें K कॉमन आ रहा है, तो जो एंट्रोपी पर मोल है उसका मान आता है एन के ब्रैकेट ln जेड प्लस डेल अपॉन डेल टी ln जेड। इसको समीकरण नंबर 10 दे देते हैं। और इस तरह से किसी ऊष्मागति की निकाय की जो एंट्रोपी है वो पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में समीकरण नंबर 10 के द्वारा दी जाती है। अब हम निकाल रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F बराबर होता है E बार माइनस TS। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी पर मोल के लिए इस F को अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो F बराबर आता है N ब्रैकेट E बार माइनस TS। E बार की वैल्यू पार्टीशन फंक्शन के रूप में जो है वो मान है के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ln जेड, और S जो एंट्रोपी का मान है वो पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में है K ln जेड प्लस के टी डेल अपॉन डेल टी ln जेड। इस ई बार और S का मान हम इस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन में रखते हैं तो F बराबर आता है N ई बार का मान रखा के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ln जेड माइनस T को इस एंट्रोपी वाली इक्वेशन से गुणा करने पर माइनस के टी ln जेड, फिर माइनस के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ln जेड। इसमें थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ln जेड, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो F का मान है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी पर मोल है वो बच जाती है माइनस के टी ln जेड, और इसकी जो यूनिट आएगी वो जूल पर मोल। इस तरह से हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 11 which is minus nkt ln z. Now we will find pressure in terms of partition function. पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में दाब को प्राप्त करने के लिए दाब की परिभाषा यूज में लेते हैं। दाब की जो परिभाषा है वो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन जबकि ताप को नियत रखा गया है तब। ये है दाब की परिभाषा।
यानी जो इक्वेशन नंबर 11 है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है F, उसका आयतन के सापेक्ष अवकलन करने पर उस थर्मोडायनेमिक्स निकाय का ताप स्थिर रखते हुए T। तो P बराबर आता है N के T, समीकरण नंबर 10 से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो V पर डिपेंड नहीं है, ताप नियत रखा है, इसलिए N के T बाहर आ गया। डेल अपॉन डेल V और ln z का अवकलन किया स्थिर ताप पर V के सापेक्ष। तो समीकरण नंबर 12 है वह ऊष्मागतिकी निकाय का दाब है पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे और इस वीक में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे ऊष्मागतिकी फिजिक्स में उसके असाइनमेंट दिए जाएंगे जो कि आपको सेल्फ करने हैं। आज के लिए थैंक यू।